मैं आलोक श्रीवास्तव आपका फिर से स्वागत करता हूं नेटवर्क नट्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम दो ऐसे यूटिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो लिनक्स की हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। अब आप कहोगे यार फिर ये वही बातें कर रहे हैं जो हम जानते हैं। तो हम आज बात करेंगे दो टूल्स के लिए, SCP और rsync। बहुत चांसेस है कि आप लोग इन टूल्स को यूज़ भी कर रहे होंगे, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, शायद कुछ नया और शायद कुछ जो है इंटरेस्टिंग सा आपको मिल जाए। तो दोनों टूल्स का काम क्या है? दोनों टूल्स का काम एक ही है कि अगर मेरे पास फाइल्स हैं और मेरी कुछ मशीन्स हैं जो नेटवर्क पर हैं, ठीक है ना। ये मेरी मशीन है जो नेटवर्क पर है, इसका नाम हम दे देते हैं A, इसका नाम हम दे देते हैं B। अब मेरे पास अगर कुछ फाइल पड़ी है, यहाँ पर X नाम से फाइल है, और इस फाइल को मुझे इस मशीन से दूसरी मशीन पे कॉपी करना है। अब ये मान लेते हैं, चलिए इसका IP है 10.0.0.1 और इसका IP है 10.0.0.2। तो मैं यहाँ पर SCP कमांड यूज़ कर सकता हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग SCP यूज़ करते होंगे। आप तो बहुत छोटा सा टूल होता है कि भाई हमने लिखा SCP सिक्योर कॉपी, फाइल का नाम X है, और जो यूज़र से मैं आलोक लेता हूँ कि भाई आलोक @ 10.0.0.2, राइट, होम डायरेक्टरी में कॉपी जो है कर देते हैं। हम एंटर प्रेस कर देंगे तो ये जो मेरी फाइल है ये नेटवर्क पे मूव होगी, राइट, और यहाँ पर आके कॉपी हो जाएगी। ये SCP का काम है। rsync भी यही करता है, शायद यही करता है, नहीं, थोड़ा सा फर्क है। अब समझिएगा, SCP जो है वो सोर्स फाइल को रीड करेगा, ये वाला, और उसको डेस्टिनेशन पे कॉपी कर देगा। प्लेन कॉपी है, प्लेन लीनियर कॉपी। SCP क्या काम कर रहा है? SCP जो है इट सिंपली कॉपी द फाइल प्लेन एंड लीनियर कॉपी, प्लेन एंड लीनियर कॉपी ऑफ द फाइल, लीनियर कॉपी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई अच्छा चलो, हम अगर शुरू करें तो भाई पहली बार तो ये फाइल यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब मैं जब पहली बार SCP कर रहा हूँ तो ये नेटवर्क पे मान लेते हैं इस फाइल का साइज़ से 4 GB का है। हाँ, इस फाइल का साइज़ जो है 4 GB का है। तो ये 4 GB की फाइल नेटवर्क बैंडविड्थ खाएगी, नेटवर्क यूज़ करेगी। 4 GB मूव हो रहा है आपका डेटा, राइट, और 4 GB यहाँ पर फिर डिस्क IO भी होगा, 4 GB का कंप्यूट भी यूज़ होगा, और 4 GB यहाँ पर आके आपका राइट हो गया, आपकी फाइल आ गई। तो SCP सिंपल प्लेन लीनियर कॉपी करता है। अब प्लेन लीनियर कॉपी का मतलब क्या हुआ? प्लेन लीनियर कॉपी का मतलब ये हुआ कि अब चलिए ये तो मैंने मंडे को करा था, ठीक है ना। अब ट्यूसडे को मैंने इसी फाइल में 1 GB और ऐड कर दिया, तो 4 GB तो वही था, मैंने थोड़ा सा कंटेंट और ऐड कर दिया, ठीक, कुछ नई चीज़ें आ गई और फाइल में हमने चेंजेस कर दिए। अब मान लेते हैं इसका साइज़ जो है 5 GB हो गया, ये 4 से 5 GB हो जाता है इसका साइज़। अब अगर मैं दोबारा यही कमांड यूज़ करूँगा तो SCP क्या काम करेगा? उसको कोई मतलब नहीं है कि वो 4 GB तो पहले से रखा हुआ है। आप समझिएगा, SCP यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरीके से काम करता है। वो पूरा 5 GB उठाएगा और फिर से 5 GB ओवरराइड इसको मूव करेगा। अब इस 5 GB में से मेरे भाई 4 GB तो पहले ही वहाँ था, राइट, पर SCP भैया को कोई मतलब नहीं है, वो पूरा इस फाइल को भी ओवरराइट करेंगे जो 4 GB का कंटेंट था, प्लस में जो मेरा नया 1 GB था, चलो भाई ये तो नया था, ये इसको भी कॉपी कर देंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि SCP जो है वो प्लेन और लीनियर कॉपी करता है, इसमें दिमाग नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई ये अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम है ना, मेरा नेटवर्क यूज़ हो रहा है, राइट। अगर मेरा स्लो नेटवर्क है, लेटेंसी है, तो मेरे को और दिक्कत है। मेरा कंप्यूट यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, अननेसेसरी मेरा डिस्क IO हो रहा है, तो ये फैक्टर, और ये स्लो है क्योंकि फिर से 5 GB कर रहा है जबकि 4 GB पहले से था। तो इस तरीके से SCP काम करता है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक फाइल बना लेते हैं थोड़ी सी बड़ी सी और फिर उसको करते हैं। तो मैं एक, जैसे यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स हैं, ये मेरी मशीन है एक जिसका IP है 99, ये रेड हैट की है। मेरे पास एक और मशीन मैंने ली हुई है इस लैब के लिए जो Ubuntu मशीन है, और इसका IP अलग है, शायद 200 है, यस,
ठीक है, तो पहले तो पिंग विंग कर लेते हैं, जरा कनेक्टिविटी वगैरह चेक कर लेते हैं। पिंग 10.0.0.200 पिंग होना चाहिए। चलिए हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक मैं dd कमांड से एक फाइल बना लेता हूँ बड़ी सी, राइट। dd if इज इक्वल टू dev0, क्योंकि मैं इतना लिख तो पाऊंगा नहीं, हाँ, dev0 एंड of इज इक्वल टू से बिग फाइल, राइट। और मैंने करा बेस सेक्टर इज इक्वल टू 1 MB, काउंट इज इक्वल टू 800। मैं 800 MB की फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। एक 800 MB का मेरा एक डंप फाइल, एक बिल्कुल मीनिंगलेस फाइल जो है बन गई, पर हाँ उसमें कुछ हमारे पास जीरोस भरे हुए हैं, तो ये मेरे पास 800 MB की फाइल हो गई। अब मैं इस फाइल को कॉपी करता हूँ। मैंने करा SCP बिग फाइल आलोक एट 10.0.0.200। आप लोग ये करते हैं, हमने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया, ये SSH यूज़ करेगा, सिक्योर है, मैंने पासवर्ड दिया। अब ये मूव हो रहा है, देखिए 0 से शुरू हुआ, राइट, 0 से शुरू हुआ और अप्रोक्सीमेटली 15 सेकंड लेगा। अब 13 सेकंड हो गए, ETA एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, राइट। तो ये पूरा 800 MB, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है भाई, पहली बार कॉपी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है पूरी फाइल ही कॉपी होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक बार जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बिग फाइल आ जानी चाहिए, ये रही, राइट, ये मेरे पास बिग फाइल आ गई, सेम साइज है। अब क्या होता है, अब मानते हैं इस फाइल में मैंने छोटा सा चेंज कर दिया, ये मेरी फाइल है, मैंने एक लाइन ऐड कर दी, एको 1 लाइन इज एडेड इन द फाइल, राइट, और मैंने इसको अपेंड करवा दिया बिग फाइल में, ठीक है। अब साइज थोड़ा सा बढ़ गया होगा, 800 से 830 हो गया, अब समझिएगा, ठीक है। अब अगर मैं फिर से वही कमांड चलाता हूं, मैं तो यही रन करूंगा, तो ये भाई साहब इतने बेवकूफ किस्म के इंसान हैं कि ये फिर से 0 से शुरू कर देते हैं। देखिए, अब जबकि मेरी 800 MB की फाइल वहां पर ऑलरेडी है भाई, खाली जितना एडिशनल था वो आप कॉपी कर सकते थे, पर SCP ये नहीं करता। खैर इवेंचुअली फाइल तो आ ही जाएगी, LL बिग फाइल करते हैं तो मेरे पास साइज तो आ गया ये, पर ये तो बेवकूफ़ी है। अच्छा, टाइम भी ज़्यादा लेगा, और ज़्यादा टाइम आपका किस में लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा आपका जो आपका कर्नल स्पेस के अंदर, मतलब आपका डिस्क वगैरह पे ज़्यादा टाइम हो रहा है। अच्छा, कैसे चेक करेंगे? देखिए, अगर आपको यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस पता होना चाहिए, ठीक है। यूज़र स्पेस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जहाँ पे एप्लीकेशन अपना कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, जब वो जितना समय कर्नल स्पेस में बिताता है एक एप्लीकेशन, राइट, वो कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे, चलो एक लाइन और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, मैंने इसके अंदर एक और लाइन ऐड कर दी, सेकंड लाइन एडेड इन बिग फाइल, राइट, बिग फाइल, और इसको फिर से मैंने बिग फाइल पे अपेंड कर दिया। तो अब मेरा साइज थोड़ा सा और बढ़ जाना चाहिए इसका, अब ये मेरा 830 से 859 हो गया। अब मैं फिर से कॉपी करता हूँ, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करने से पहले मैं USR bin में टाइम दिखाता हूँ आपको, राइट, कितना समय लगाता है ये, एक बार ये चेक कर लेते हैं, राइट। एंटर करा, पासवर्ड दे दिया, अब ये फिर से 0 से शुरू हो गए, तो ये भाई साहब तो जो है 0 से शुरू हो जाएंगे हर बार। ये देखिए, अब ये हो गया, तो अब यहां पर फाइल आ गई होगी, यहां पर अगर मैं फिर से LL बिग फाइल करता हूं तो 859 आ गया, ठीक है। अब यहां पर आप ये चीज देखिए, यूजर स्पेस और सिस्टम स्पेस, सिस्टम स्पेस इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना समय वो कंप्यूट खा रहा है, राइट, ये ध्यान रखिए। 11.50 सेकेंड्स, राइट, आउट ऑफ जो भी उसका 12 सेकंड का टाइम था या जो भी था, 11.5 सेकेंड्स इसने सिस्टम स्पेस में यूज़ करे, 79% CPU खाया इसने। और एक और चीज़ देख सकते हैं, आपका वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग बढ़ रही है। अगर आप वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग, इनवॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि नेटवर्क नट्स के यूट्यूब चैनल पे मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देखिए, राइट। पर अगर ये बढ़ रहा है तो अच्छा नहीं है, राइट, सिस्टम टाइम मेरा बढ़ रहा है तो अच्छा नहीं है, 79% CPU खा गया ये। चलिए, तो ये तो मेरा SCP इस तरीके से काम कर रहा है। अब फिर rsync
कैसे बेटर है? आरसिंक ज़्यादा एफिशिएंट है। आरसिंक क्या काम करता है? आरसिंक डेल्टा कॉपी करता है। अब इसको समझिएगा कि वही फाइल है, हम मान लेते हैं हमारे पास सेम फाइल है, ठीक है। तो आरसिंक का काम क्या है? ये मेरा सर्वर ए था, राइट, और ये मेरा सर्वर बी है। अब मैं आरसिंक की बात कर रहा हूं। तो अगर तो हमारे पास वही एक मान लीजिए 4 GB की फाइल है, राइट। अब इंस्टेड ऑफ एससीपी नेटवर्क पर है, राइट, इंस्टेड ऑफ एससीपी मैंने कमांड दे दी आरसिंक, ठीक। मैं अब आरसिंक यूज करता हूं, मैं एससीपी यूज ही नहीं करूंगा। आरसिंक मैंने से इस फाइल का नाम था बिग फाइल, है ना, बिग फाइल, और मैंने कर दिया यहाँ पे आलोक at 10.0.0.200 जो भी था। अब क्योंकि ये फाइल है ही नहीं, जब हम पहली बार कर रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियस है मेरा पूरा नेटवर्क यूज होगा, पूरा डिस्क आईओ मेरा 4 GB का होगा, और जितना समय नॉर्मली जो है लगेगा वो लगेगा। पर अब ये फाइल यहाँ पर आ गई, राइट। अब अगर मैं इसके बाद इसी फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ, मंडे को मैंने ये करा, ट्यूसडे को मैंने फाइल में 5 GB का साइज हो गया मेरी फाइल का, जो ओरिजिनल फाइल थी वो, प्लस में कुछ मैंने कुछ चेंजेस अपेंड नहीं, चेंजेस अंदर भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अपेंड होगा, अंदर भी चेंज हो सकता है कुछ, मतलब कुछ फाइल में चेंजेस हो गए, कुछ ऐड हो गया, कुछ डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा यही कमांड रन करूंगा। अब आरसिंक क्या काम करता है? आरसिंक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक एल्गोरिदम यूज करता है, डेल्टा ट्रांसफर एल्गोरिदम। आपको ये पता होना चाहिए, डेल्टा ट्रांसफर एल्गोरिदम। मैं एल्गो ही लिख देता हूं, ठीक है। ये डेल्टा ट्रांसफर एल्गोरिदम यूज करता है। तो फिर ये कैसे काम करा? देखिए, जब मैंने पहली बार करा, राइट, जब मैंने पहली बार करा तब तो यहां फाइल था ही ना, यहां पर हमारे पास फाइल नहीं थी, तो पूरी फाइल जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा कर देता हूं, अब समझिएगा, चलो मैं एक काम करता हूं, तो ये क्या काम करता है? दोनों तरफ का जो फाइल्स हैं मेरे पास, फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम स्टैम्प चेक करता है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊंगा, और साइज चेक करता है। आप ऐसा मान लो कि फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम और साइज चेक करेगा। अब जब मैं दोबारा आज आरसिंक कमांड, इसी कमांड को जब मैं ट्यूसडे को फिर से रिपीट करूंगा, तो ये बोलता है ठीक है मैं कॉपी करता हूं, पर पहले मैं देखता हूं क्या फाइल ऑलरेडी है। तो ट्यूसडे को इसको 4 GB के कंटेंट्स तो मिल जाते हैं वहीं पर ही, राइट। तो ये सिर्फ डेल्टा कॉपी करता है, मतलब जो मेरा 1 GB का चेंजेस है, जो भी मेरे चेंजेस हैं, अब नेटवर्क पे पूरी फाइल मूव नहीं होगी। मतलब पहली बार क्या हुआ था एससीपी में, एससीपी ने 4 GB भी कॉपी करा था, और फिर मेरा जो डेल्टा था वो भी कॉपी करा था। ये नहीं करेगा, ये मेरा जो ऑलरेडी कॉमन कंटेंट्स हैं उसको कॉपी नहीं करेगा, ये नहीं जाएगा। सिर्फ डेल्टा जो है वो आपका नेटवर्क पे मूव होगा और यहां पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, कम समय लेगा, ठीक है ना, और खाली चेंजेस जाएंगे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इसके अंदर, भाई मान लीजिए ये हम 5 GB की फाइल कॉपी कर रहे थे, अब अगर बीच में मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लो लेटेंसी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं भाई 5 GB का आपका डेटा था, आपने कॉपी स्टार्ट करा, कॉपी आपका हो रहा था, 3 GB गया, और 3 GB जाने के बाद देयर इज अ कनेक्शन एरर, आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया। कोई बात नहीं, जब कनेक्शन दोबारा आएगा, जब कनेक्शन आपका दोबारा एस्टैब्लिश होगा, तब आप अगर एससीपी पे काम करते तो वो बेवकूफ़ है, वो फिर से शुरू करता जबकि 3 GB यहाँ पर हैं, राइट। अब अगर आप आरसिंक यूज़ कर रहे हैं, आरसिंक के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है -p, राइट। तो -p के थ्रू आप क्या काम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर -p देता हूँ, तो -p से क्या होगा, जितना डेटा वहाँ पे गया है, राइट, वहाँ मतलब जहाँ आपका कनेक्शन ड्रॉप हुआ है वो उस पॉइंट से, मतलब मान लेते हैं यहाँ तक का डेटा तो चला गया, इतना नहीं गया था, तो ये यहाँ से ही शुरू करेगा, इतना डेटा ही आपका कॉपी करेगा,
तो ये मतलब आपका पार्शियल अपलोड्स जो होता है ना कि आपका कनेक्शन ड्रॉप हो गया, जैसे ब्राउजर्स में आपके पास डाउनलोड मैनेजर जो है प्लगइन्स होता है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप बड़ी फाइल्स के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, आप बड़ी फाइल्स मूव कर रहे हैं, तो -p ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ भाई। अब मान लो मैं rsync करता हूँ, अब इसी चीज़ को मैं rsync से यूज़ करता हूँ तो कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम टाइम देखेंगे। जो SCP भैया थे, SCP भैया ने इतना टाइम लिया और फाइल का साइज था हमारा 59। मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ, एको नाउ वी आर यूजिंग rsync, राइट। सेम फाइल इज बीइंग मॉडिफाइड, और इसको मैंने बिग फाइल में डाल दिया, तो फाइल का साइज 882 हो गया, ठीक। अब मैं क्या काम करूंगा, सेम कमांड रहेगा, मैं इसकी जगह rsync कर दूंगा, बस rsync। अभी मैं डिटेल में जाऊंगा ये कैसे काम कर रहा है, राइट। अभी हम इसको एंटर प्रेस करते हैं, पासवर्ड दे दिया। अब ये शुरू नहीं कर रहा है। अब अगर आप ध्यान दो, ये शुरू नहीं कर रहा है, ये कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है, ये दूसरे मशीन से बात कर रहा है, कुछ ट्रांसफर करने से पहले क्या बात कर रहा है अभी देखते हैं। देखो इसने अब तक शुरू नहीं करा है और काम हो गया। कितनी देर में कर दिया भाई, सिस्टम टाइम के जो कितना लगा, 1 सेकेंड। 30% CPU जॉब हुआ है यूज। और आप अगर वॉलंटरी कंटेक्स्ट जो है स्विचिंग देखते हैं 59 है सिर्फ। ये इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है सीपीयू को कितनी बार डिस्क, मतलब जब सीपीयू को अपना काम छोड़ के कोई और काम फोर्सफुली करना पड़ता है उसको वॉलंटरी कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। तो इसका लिंक जो वीडियो है, ये मैं जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें है, वहां पर आप देखिए। वो बहुत ज़रूरी है बीइंग अ सिसएडमिन आपको समझना। तो ये तो 1 सेकंड में ही हो गया और 30% सीपीयू में ही मेरा काम बन गया। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। तो पर ये काम कैसे करता है, एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। ये करा कैसे इसने। एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ये टाइम कम ले रहा है, डेल्टा कॉपी कर रहा है। पर डेल्टा कैसे कॉपी कर रहा है, खाली डिफरेंसेस गए हैं, क्योंकि जब पूरी फाइल गई थी तो मुझे 11 सेकंड लग गए थे, अप्रोक्सीमेटली 12 ही था। ये अप्रोक्सीमेटली 12 सेकंड तो इसने ही ले लिया था। और जबकि अब सेम फाइल थोड़ा सा ज़्यादा ही है कंटेंट, और वो मेरी 1 सेकंड में। सिस्टम टाइम मेरा कितना लगा, ये जो यूज़र टाइम लगा है ये सिर्फ कंप्यूट करने में लगा है कि भाई कितना चीज़ें कॉमन है और क्या मुझे भेजना है। यहां पर अगर आप देखते हैं यूज़र टाइम कम है, मतलब एप्लीकेशन खुद में कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। आप ऐसा समझिए, यूज़र टाइम का मतलब है क्या एप्लीकेशन अपना कुछ प्रोसेस कर रहा है, और सिस्टम टाइम का मतलब है कि भैया उसने सारा काम कर्नल को दे दिया, भाई इस फाइल को कॉपी करो। तो उसने अपना दिमाग तो लगाया नहीं, है ना, और पूरा काम उसने सिस्टम को दे दिया, कर्नल को दे दिया। अब इस सिस्टम टाइम में आपका नेटवर्क बैंडविड्थ कंज्यूम होना आया, आपका डिस्क आया, आपका कंप्यूट आया। जबकि rsync ने पहले अपना दिमाग लगाया, यूज़र टाइम। अब वो अपना दिमाग क्या लगाया वो देखते हैं, और खाली छोटा सा काम उसने कर्नल को दिया, सिस्टम टाइम, राइट। अब कैसे काम करता है इसको ये देखें। अब यही फाइल्स हैं मान लेते हैं हमारे पास, इसको समझते हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मेरे पास ये फाइल है, एक मेरे पास मशीन है ये, और ये एक मशीन है, ठीक है। इसमें एक फाइल रखी हुई है, बिग फाइल। ये फाइल होगी, इतनी बड़ी फाइल है, मान लेते हैं ये 4 GB की फाइल है, राइट। फाइल अगर वहां पे नहीं है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो पूरी फाइल जाएगी। तो इस पहले यूज केस को हम छोड़ देते हैं कि फाइल नहीं है, राइट, क्योंकि तब तो पूरी फाइल जानी है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये फाइल ऑलरेडी है यहां पर, राइट। अच्छा, अब जब नॉर्मल केस में क्या होता है, अब अगर इसी कमांड को मैं दोबारा रन करूं, ये नॉर्मल केस में आपको समझाने की कोशिश जो करता हूं। अब फाइल में मैंने कोई चेंज नहीं किए, राइट। अब इसी कमांड को मैं दोबारा रन कर देता हूं, इसी कमांड को, देयर इज नो चेंज इन द फाइल, राइट। अब देखना क्या होगा, अभी भी rsync समय ले रहा है अपना, वो कुछ कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब आपका कुछ भी कॉपी नहीं होगा। कैसे कॉपी नहीं होगा, अब इसको समझते हैं।
अगर फाइल हमारी ये दो मशीन्स हैं, ये दो हमारे पास मशीन्स हैं, ठीक है, ये एक बिग फाइल है, ये बिग फाइल यहां पर भी है और ये बिग फाइल यहां पर भी है, ठीक है, दोनों जगह पे सेम फाइल एग्जिस्ट करती है। अब rsync क्या काम करता है, फाइल को डिवाइड करता है छोटे छोटे ब्लॉक साइजेस में। हम बोल देते हैं s बाइट का एक साइज है, राइट, एक फाइल एक ब्लॉक का साइज s बाइट का है, राइट, तो आखिरी वाला शायद थोड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, तो सेम फाइल यहां पर है तो सेम ही आएगा। मेरे केस में शायद नंबर सेम ना है, पर आप ये समझ लीजिए कि सेम है, राइट। s बाइट्स एक ब्लॉक हमने मान लिया कि ये s बाइट का है, s बाइट कैलकुलेशन के लिए, राइट, s बाइट का एक ब्लॉक है। अब rsync क्या करता है, हर एक ब्लॉक का चेकसम कैलकुलेट करता है, दो चेकसम कैलकुलेट करता है ये, हर एक ब्लॉक के चेकसम, दो चेकसम कैलकुलेट करे जाएंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना आप जो पथराव शुरू जो है कर देंगे वर्चुअली यूट्यूब पे ही। आप इतना जो है मान लीजिए दो चेकसम करता है, एक 32 बिट का चेकसम होता है और एक 128 बिट का चेकसम होता है, राइट। एक को वीक बोल दीजिएगा, एक को स्ट्रांग बोल दीजिएगा। ये आपका एक वीक चेकसम है और ये आपका एक स्ट्रांग चेकसम है। ये चेकसम कैलकुलेट करेगा, हर एक ब्लॉक का करेगा, ठीक है ना, हर एक ब्लॉक का। मैंने एक कर लिया तो हर ब्लॉक का चेकसम यहां पर भी है, हर ब्लॉक का चेकसम यहां पर भी है, ठीक। अगर तो मेरे कंटेंट ब्लॉक सेम है तो दोनों तरफ चेकसम सेम होगा, ठीक बात है ना। अगर सेम फाइल है तो दोनों तरफ के चेकसम, यहां पर भी जो चेकसम है इस ब्लॉक का, वो इस यहां वाले इस ब्लॉक के चेकसम से मैच कर रहा होगा। 32 बिट का ये और 128 बिट का ये, राइट, ये 32 बिट और ये 128 बिट, ये वीक चेकसम और एक ये स्ट्रॉन्ग चेकसम, ऐसा मान लीजिए। तो जब मैं ये फाइल दोबारा कॉपी करता हूं तो अब क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसमें चेंजेस कर दिए। अब प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक ब्लॉक का चेकसम है आपके पास, ठीक। अब क्या होता है, मैंने यहां पे कुछ चेंज कर दिया। अब चेंज का मतलब ऐड करना ही नहीं हो सकता होगा, चेंज का मतलब ये भी होगा कि भाई मैंने एग्जिस्टिंग ब्लॉक में कुछ कंटेंट चेंज कर दिए, राइट, ये, और मैंने एक नया, मैंने फाइल में कुछ लिखा भी तो मेरा साइज बढ़ गया होगा। यहां पर ये ऐसा हो गया, ठीक है। जैसे ही एक ब्लॉक में मैंने कुछ लिखा और नया ब्लॉक ऐड हुआ, नया ब्लॉक ऐड हो रहा है तो समझ में आ रहा है भाई ये तो साइज ही बढ़ गया। पर ये क्या पता मैंने कुछ कंटेंट हटा के नए लिख दिए तो चेकसम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ही आप rsync कमांड चलाते हो, राइट, आपने कमांड चलाई rsync, ये हमारी बिग फाइल है, राइट, आप तो कमांड चला दोगे rsync बिग फाइल और allocate दूसरी मशीन है ना 10.0.0.200, हमने तो एंटर मार दिया था। अब जो देर लगा रहा था, आपने ध्यान दिया होगा, वो देर लगा रहा था, वो उसने एंटर प्रेस करते ही फाइल नेटवर्क पे कॉपी करना शुरू नहीं करा, ठीक बात है। तो जब अब rsync गया, कहां पे गया, rsync आपने कमांड दी, ये सर्वर A मान लेते हैं, ये सर्वर B मान लेते हैं, राइट। तो rsync गया B के पास, भाई ये बिग फाइल कॉपी करनी है, तुम्हारे पास फाइल है क्या, ये बोलता है हाँ मेरे पास तो फाइल है, अगर नहीं है तो बात ही खत्म, उसको छोड़ दीजिए। तो rsync के थ्रू क्या होता है, जो ये B मशीन है ये अपने चेकसम्स, हर एक ब्लॉक का अपना चेकसम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हर एक ब्लॉक का अपना चेकसम, ये अपने चेकसम्स जितने भी इसके ये चेकसम्स आ रहे हैं, एवरी चेकसम रिप्रेजेंट अ ब्लॉक, राइट, एवरी चेकसम रिप्रेजेंट अ ब्लॉक। डेटा नहीं भेजता है, चेकसम भेजता है, तो ये चेकसम्स हैं, मतलब 128 बिट और 32 बिट, बस इतना मूव हो रहा है। तो ये B जो है अपने चेकसम्स इसको भेजेगा कि भाई अभी फाइल है और मेरे चेकसम्स ये हैं, ठीक है। अब जो यहां पर A है, ये जो चेकसम्स आए हैं, जो वहां से ये मेरे पास चेकसम्स आए हैं बहुत सारे, ये सारे चेकसम B से आए हैं, ब्लू वाले चेकसम्स सारे B से आए हैं, राइट। ये इन चेकसम से अपनी फाइल जो है, जो इसके पास फाइल है उसके चेकसम को कंपेयर करेगा, राइट।
सारे को चेक चेक करेगा। अगर तो सेम है, राइट, अगर तो सेम है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, फाइल वही है। अब ये ए देखता है यार ये वाला चेकसम ठीक है, ये वाला चेकसम ठीक है, इस चेकसम में समस्या है ना, इस चेकसम में समस्या है, ये वाला चेकसम ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, और ये एक मेरे पास नया ही डेटा है, तो मेरे पास एक नया चेकसम है इसका एक, जो बी के पास नहीं है। ठीक, अब इसके पास डेल्टा आ गया, समझिएगा कि अब जो ए है, ए बी को इंस्ट्रक्शन सेट करेगा, राइट, ए जो है वो बी को इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा कि भाई इस फाइल को दोबारा बनाने के लिए मैंने तुम्हारे डेटा का रेफरेंस चेक कर लिया, कुछ तो मैच कर गए है ना, जैसे ये वाला मैच कर गया, ये वाला मैच कर गया, राइट, पर ये वाला मैच नहीं करा, राइट, ये वाला मैच नहीं करा मेरा, यहां पर मेरा चेंज आ रहा है, और ये मेरे पास एक नया है। तो जो मैच नहीं करा, ये ग्रीन वाला मैच नहीं करा, इसका चेकसम मैच नहीं करा, मतलब इस ब्लॉक में एस बाइट का जो डेटा था, उस ब्लॉक में जो डेटा है वो आपका चेंज हो गया। तो अब क्या होता है, ए जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट, वो अपना इंस्ट्रक्शंस जो है सेंड करता है इस फाइल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, कि भाई अगर तुम्हें ये फाइल यहां पे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करनी है तो मेरे जो डेटा ब्लॉक कॉमन है उनको तो छोड़ दो, मैं तुम्हें लिटरल डेटा भेज रहा हूं। लिटरल डेटा बोल दीजिए, लिटरल डेटा का मतलब है जो चेंजेस हैं, राइट, जिन ब्लॉक्स में चेंज है, चेकसम का मतलब ही यही है ब्लॉक चेंज हुआ है, एक कॉमा भी चेंज कर देंगे ना आप तो चेकसम चेंज हो जाता है। तो या आप इसको बोल दीजिए डेल्टा, राइट, डेल्टा डेटा, लिटरल डेटा या आपका डेल्टा डेटा। तो खाली वो ब्लॉक मूव कराए जाएंगे जो चेंज हो रहे हैं, जिनका चेकसम नहीं मिला या जो नए क्रिएट हो गए हैं। इसलिए ये कैलकुलेशंस करने में, ये चेकसम कैलकुलेट करने में, ये जो सारे काम आपको दिख रहे थे, ये सारे काम एप्लीकेशन जो यूज करता है वो क्या यूज करता है, वो सिस्टम टाइम यूज कर रहा है। जो आपने यहां देखा था ना सिस्टम टाइम, हम आरसिंक के केस में सिस्टम टाइम, सॉरी, यूजर टाइम बढ़ रहा था, यूजर टाइम में ये सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं, और सिस्टम टाइम में जो डेल्टा मिला उसको, जो लिटरल डेटा मिला वो मूव हो रहा है। इसीलिए ये एंटर मारने के बाद शुरू नहीं करता काम, ये एक एक ब्लॉक के चेकसम्स को चेक करता है, अपने फाइल से कंपेयर करता है, और जो डेल्टा मिलता है, जो चेकसम डिफरेंट होता है, उस ब्लॉक को मूव करता है। वो टाइम जो मूवमेंट का टाइम है वो आपका सिस्टम टाइम में आता है, जब आप कर्नल से रिसोर्सेज मांग रहे हो। यूजर टाइम मैटर नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, इतना। जबकि एससीपी क्या काम कर रहे थे, उनने उठाया और पूरा कॉपी मार दिया, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि आपके पास डेटा है या नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको पता होना चाहिए, खाली कमांड देना ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई लोगों। आपको पता होना चाहिए कि भाई आरसिंक जो है वो हमारा क्या यूज करता है, डेल्टा ट्रांसफर एल्गोरिदम यूज करता है, फाइल का जो डेटा ब्लॉक होते हैं उनका चेकसम क्रिएट होता है, दो चेकसम्स क्रिएट होते हैं, एक वीक चेकसम और एक स्ट्रॉन्ग चेकसम। जब आप फाइल पहली बार भेजोगे फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ डेटा है ही नहीं। जब आप दोबारा वो करते हो तो चेकसम्स कंपेयर करे जाते हैं, और जिन डेटा ब्लॉक्स का चेकसम मैच नहीं करता है, खाली वही, उसको लिटरल डेटा बोलते हैं, खाली वही डेटा मूव होता है। इसीलिए आरसिंक एंटर मारने के बाद एकदम शुरू नहीं करता, वो पहले जो कैलकुलेशंस कर रहा है वो आपका यूजर टाइम में जा रहा है। जो एक्चुअल डेटा मूव हुआ वो आपका 1.04 सेकेंड का हुआ। इसीलिए भाई सीपीयू कम कंज्यूम हुआ, क्योंकि सीपीयू को कम डेटा ट्रांसफर करना पड़ा, आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ कम यूज हुई, आपका डिस्क आईओ कम हुआ। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये डिटेल से आप आरसिंक और एससीपी के बीच में ज़्यादा बेहतर एक कंपैरिजन कर पाएंगे। और ये बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कई बार कि भाई आरसिंक और एससीपी में क्या फ़र्क है। तो आपसे कोई पूछता है ना कि आरसिंक और एससीपी में क्या फ़र्क है, उसको बोल आजा, जैसे इस वीडियो को आधा घंटा हो गया, बोल आजा भाई आधा घंटा बैठ, मैं तेरे को समझाता हूँ क्या है। अब मजा आएगा, मतलब अब आप भीड़ से अलग खड़े हैं, राइट। कमांड देना ऑब्जेक्टिव नहीं है, कमांड सीखना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया आपने।
जितना हो सके, मैं ये नहीं बोल रहा हर एक का, जितना हो सके आप माइन्यूट डिटेल्स में जाएं, राइट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और ये कंसेप्ट आपको पहले पता था, नहीं पता था, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। लिखिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर करिए, पक्का शेयर करो यार, नॉलेज शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, कर लेना, अच्छा रहेगा। मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।